हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम 10 MCQs करने वाले हैं। लेवल ऑफ टीचिंग आपका टॉपिक है और न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेसिकली 10 MCQs जो आज क्या हैं आपके, ये अगेन न्यू MCQs हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं इस टॉपिक से। ओके, तो देखिए कल इवनिंग में क्लास नहीं हुई थी। जब भी आप इस टाइम पे ऑनलाइन आया करिए और आपको कोई क्लास ना दिखे शेड्यूल, तो इसमें दैट मीन्स कि उस दिन क्लास नहीं होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज गिवन बाय केविन ब्रायन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टीचर्स द 4 स्टेजेस ऑफ टीचिंग डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया है ऑलरेडी की जो टाइमिंग है आपकी 5:30 की, ये फिक्स टाइमिंग है। इस टाइम पे मैं रेगुलर आपकी जो लाइव क्लास है वो लेती हूँ। तो उस टाइम पे अगर आपकी क्लासेस ना हुआ करे तो इट मीन्स कि उस दिन क्लास नहीं होगी। ओके, तो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है पहले से बताना कि क्लास होगी या नहीं होगी। एंड उसके बाद आप लोग के बहुत सारे पिंग आना स्टार्ट हो जाते हैं चैनल पे भी और उसके अलावा टेलीग्राम पे भी। तो प्लीज़ परेशान मत हुआ कीजिए। ओके, तो जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि केविन ब्रायन ने जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टीचर्स बुक थी उनकी, उनमें 4 स्टेजेस बताया था टीचिंग का। वो 4 स्टेजेस में कौन सी स्टेज ऑप्शन में दी हुई है जो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल जो है क्वेश्चन का वो मैंने ईजी से थोड़ा बढ़ा दिया है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं आज के। कल का जो था मतलब इससे पहले वाली जो क्लास थी आपकी 40 क्लास, उसमें थोड़ा सा इजी था लेवल क्योंकि वो फर्स्ट क्लास थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया है क्वेश्चंस को। ओके, चलिए गैस ही करना। आई नो कि आपको नहीं पता होगा, ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जिनको आंसर नहीं पता होगा, तो गैस ही कर लीजिए जल्दी से। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज सरेंडर। सरेंडर कोई भी स्टेज नहीं होती है, उसकी जगह पे इम्पैक्ट होती है। जैसे सबसे पहले फैंटेसी होती है, उसके बाद सर्वाइवल होती है, फिर मास्टरी होती है एंड लास्ट में आपका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी डी, दैट इज सरेंडर। सरेंडर कोई भी स्टेज नहीं है। ये जो 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई हैं ये आप याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड टीचिंग एंड गुड लर्निंग आर लिंक्ड टुगेदर द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ वॉट वी डू। इट फॉलोज दैट we cannot teach better unless we are able to see what we are doing from their point of view। ये एक स्टेटमेंट था और ये स्टेटमेंट किसने दिया है ये आपको बताना है। ओके, जल्दी से स्टेटमेंट बताइए किसने दी है ये। अगेन कुछ ऐसे नेम होंगे यहाँ पे जो आपको पता होंगे, तो अगर आपको पता है और कौन दे सकता है तो जल्दी से बता दीजिए। आई होप इस क्वेश्चन में भी आप लोग गेस ही करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जाम में जहाँ पे किसी की स्टेटमेंट दी हुई होती है और पूछा जाता है कि किसने ये स्टेटमेंट दी है। तो जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी इससे पहले भी एग्जाम में, जब एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे, इससे पहले जब मैं आपको पढ़ा रही थी उसमें मैंने बताया था कि जब भी स्टेटमेंट आपसे पूछे तो आपको वहाँ पर ये देखना होता है कि वो स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में है और फिर आपको रिलेट करना होता है कि किस पर्सन ने उस फील्ड में लिखा था या उस फील्ड में बात करी थी। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि इस तरीके से आपको वो क्वेश्चन जो होता है क्रैक हो जाता है। अगर उसके बावजूद आपका क्वेश्चन नहीं क्रैक हो पा रहा है तो सिर्फ उसकी एक ही कंडीशन होती है कि या आपको पता हो, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो, या फिर आप गेस कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। सो राइट आंसर विल बी सी, दैट इज़ रैमस्डेन। ओके, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को बी लगा होगा क्योंकि मॉरिस दिख रहा है एंड बेटी एंड मॉरिस आपने पढ़ा हुआ है, बट ये आपका वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका लेवल ऑफ टीचिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये टीचिंग एंड आपकी लर्निंग से रिलेटेड है और जो कि रैमस्डेन ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेरिट ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। इसमें मैं यहाँ पे वीडियो मतलब आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को और आप खुद से पढ़िए। मैं हर एक स्टेटमेंट आपको पढ़कर नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ने हैं और उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है। ठीक है, तो मैं एक
छोटा सा आपको एक ट्रिक दे देती हूँ कि मेरिट ना होने की बात की जा रही है तो वहाँ पे ज़रूर कुछ नेगेटिविटी होगी, जिस स्टेटमेंट में नेगेटिविटी हो वो स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो जल्दी से पढ़िए और जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। ओके, वीडियो पॉज भी कर सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं 2-3 सेकंड का टाइम भी दे रही हूँ आपको। ओके, तो आई होप अभी आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो मैं राइट आंसर बता देती हूँ, अदरवाइज़ आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। सो राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़। और नेहा तोमर ने सबसे पहले आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया है। सिंस एट दिस लेवल स्टूडेंट लर्न्स बाय रोट, द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन रियल लाइफ सिचुएशन एज इट डज नॉट डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉट की बात कर दी गई है, नेगेटिव चीज़ यहाँ पे डाल दी गई है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। ओके, उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया, दैट्स वेरी गुड। और सबके आंसर सही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ डिमेरिट ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। इनमें से कौन सा मेमोरी लेवल टीचिंग का डिमेरिट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका डिमेरिट नहीं पूछा है, तो अगेन आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं और उसके बाद जल्दी से आंसर दीजिए। Okay, I'm waiting for the answers. ओके, कल आपकी फाइनल शीट आ गई थी, फाइनल आंसर शीट आ गई थी। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपीयर करना है नेक्स्ट एग्जाम में या नहीं करना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। अगर आपको लगता है कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में अपीयर करना है, दिसंबर के एग्ज़ाम में आप अपीयर करने वाले हैं, तो अब अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत करिए। मैं यही बोलूँगी, ठीक है। जितने स्टूडेंट जो JRF जिनको लग रहा है कि उनका JRF क्वालिफाई हो जाएगा, उनको सिर्फ एक ही बेनिफिट था आपसे, वो ये कि वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे थे। अगर आप सच में चाहते हो JRF निकालना, JRF क्वालिफाई करना, JRF पाना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। Okay, let's move forward for the answer. So right answer is A, that is memory level teaching affects as the first step for understanding and reflective level of teaching. It is prerequisite for understanding level of teaching. ये एक तरीके से डिमेरिट नहीं है, ठीक है। डिमेरिट पूछा है इसमें, बाकी सब में आप देखेंगे तो इसमें हर जगह नेगेटिव बात की गई है, चाहे वो B हो या फिर C हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, सीइंग रिलेशनशिप, a generalized insight, these are a part of which level of teaching। मतलब कि किस तरीके से फैक्ट को हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा किस तरीके से चीज़ों में हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, इस रिलेशनशिप को देखते हैं कि दो चीज़ें आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, और जनरलाइज करते हैं अपनी इंसाइट को, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड हैं, ये क्वेश्चन है। हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े से मतलब डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपके ये सारे जो दिए हुए हैं वो सारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के पार्ट होते हैं, ठीक है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उसके यूज़ को देखना, उसके अलावा उसके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना एंड जनरलाइज करना। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चीज़ों को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट टू मेक यूज़ ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटी। कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट्स अपनी थिंकिंग एबिलिटी का यूज़ करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए 6 का। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल।
इस लेवल में हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे, मेमोरी लेवल पे हम सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज़ कर रहे थे, हम सिर्फ रोट लर्निंग के थ्रू चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, हम चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। मतलब ए एंड बी अगर आपको दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ चीज़ों को याद नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। तो आप क्या कर रहे हैं, उनकी आपस में उसको एक दूसरे की रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज्ड nor pre-planned. Therefore, students cannot acquire systematic and organized knowledge of their study courses. नहीं, सिंगिंग माई पैशन कल आपकी क्लास नहीं हुई थी। देखिए, टाइमिंग सेट है, 5:30 का टाइम होता है, तो उस टाइम पे आप लोग ऑनलाइन आ जाए के लिए। अगर क्लासेस हो रही है तो क्लास होंगी, अगर मान लीजिए क्लास नहीं हो रही है, किसी दिन ऐसा होता है, तो इट मीन्स कि उस दिन क्लास नहीं हुई आपकी। ओके, अच्छा, आप लोग में से ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी मीडियम के हैं, मतलब प्योरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो नेट का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में दे रहे हैं? ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, कोई भी चीज़ प्री प्लान नहीं होती है, और इसकी वजह से जो स्टूडेंट होते हैं वो कोई भी चीज़ सिस्टमेटिकली नहीं सीखते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं होता है कि यूनिट 1 हमें पहले पढ़ना है और यूनिट 10 हमें लास्ट में पढ़ना है। कोई भी चीज़ें सिस्टमेटिकली नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीचिंग एट दिस लेवल इज़ नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज़ लर्नर सेंटर्ड। ये क्वेश्चन बताइए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए 8 का। ओके, सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे टीचर सेंटर्ड होती है मेमोरी लेवल, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और रिफ्लेक्टिव लेवल आपका होता है लर्नर सेंटर्ड। ठीक है, मेमोरी लेवल में मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि जो टीचर होता है वही डिसाइड करता है कि उसको अपने स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें मेमोराइज करानी है। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, या आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है उसको समझना ही हमारा सोल पर्पज़ होता है। ठीक है, वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट पे बेस्ड होती है। फिर आपका आता है लर्नर सेंटर्ड। यहाँ पे क्या होता है, जो लर्नर होता है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही टीचिंग होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही टीचिंग होती है, इसलिए इसको लर्नर सेंट्रिक या फिर लर्नर सेंटर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। कौन सा लेवल आपका इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोला जाता है? ओके, मैंने हिंदी में इसलिए पूछा था कि क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि 15 जुलाई के बाद में जब से आपकी मतलब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं दोबारा से, तो क्लासेस तो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो ही गई हैं। 15 जुलाई के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी मीडियम में भी क्लासेस आपकी लेकर आऊँ। ठीक है, पेपर 1 की, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जिनके लिए पेपर 1 की वीडियोज़ अभी तक इंग्लिश में अवेलेबल थी। ओके, सो राइट आंसर विल बी सी, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को ही हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीचिंग एट दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट एट दिस लेवल। बताइए कौन सा लेवल है?
ओके, सो राइट आंसर इज बी। देखिए इसमें तो आपको पहले ही था कि टीचिंग एट दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर्ड। मैंने अभी अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड टीचिंग की हम बात करते हैं। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट का स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था वो सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए था कि देयर इज़ नो इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट एट दिस लेवल। तो इससे हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था उसको पढ़कर ही आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते थे अपना आंसर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, अदरवाइज अपना जो फाइनल स्कोर है वो शेयर कर दीजिए सब लोग। एंड उसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि देखिए क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। 1 जुलाई से मैंने क्लासेस आपकी स्टार्ट करी है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वीडियोस ऑलरेडी आ रही हैं, वीडियोस मिस मत करिए, ठीक है। और अब आपकी फाइनल आंसर की भी आ गई है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आगे प्रिपरेशन करनी है या इस बार ही आपका JRF क्वालिफाई हो रहा है। तो जो कोई ऐसा है जो आगे प्रिपरेशन करना चाहता है वो अपनी प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू कर दे, ओके। तो आज के स्कोर तो आई डोंट थिंक सो कि किसी के 10 में ना आए, 10, 9 किसी के नहीं आए आज। ओके, नेहा के 7 हैं आउट ऑफ 8, ओके। जैबी के 7 है आउट ऑफ 10, अजमत के 7 है आउट ऑफ 10, कुंदन के 5 आउट ऑफ 5 हैं, ओके। साक्षी के 7 है आउट ऑफ 10, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 MCQs और ये MCQs आपके बेस्ड हैं लेवल ऑफ टीचिंग पे। लेवल ऑफ टीचिंग आपका यूनिट 1 का टॉपिक है, ठीक है। तो ये पहला ही टॉपिक है आपका, पहले टॉपिक में ही आता है और अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्विज। ओके, देखिए जो क्विज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि देखिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो कि अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्विज और उनको आइडिया नहीं है कि उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से इन क्विज को फॉलो करना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक क्लासेस पहले कवर कर लीजिए। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ही आप इन क्विज को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो लेवल है क्वेश्चन का वो थोड़ा मॉडरेट टू टफ होगा, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेवल ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम स्टडीड बाय अ स्टूडेंट। ये आपको बताना है उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। आज की जो क्लास है आपकी वो जो मैंने लेवल ऑफ टीचिंग कराई है अभी तक 2 क्लास, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा लेवल इसका हाई है और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लेवल ऑफ टीचिंग से डायरेक्टली रिलेट करती हैं, वो भी चीज़ों को कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो इसका पर्पज़ ये है, मतलब इस क्लास का, इस क्विज क्लास का पर्पज़ ये है मेरा कि सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व ना करें। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि 10 में से हो सकता है 3 या 4 मार्क्स ही स्कोर कर पा रहे हैं, तो उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जो क्विज़ है वो आपको साइड बाय साइड आपको चीज़ें भी तैयार कर रही है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्विज़ में यहाँ पार्टिसिपेट करें, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, तो इनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो एक बार जब आप वीडियो देख लिया कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद अगेन आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आप रेडी हो जाएं उस कॉन्सेप्ट को, मतलब कंप्लीटली आपको चीज़ें याद हो जाएं, उसके बाद आप दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्विज में, ओके। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, द लेवल ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम स्टडीड बाय अ स्टूडेंट। तो अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है, तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज़ ग्रेड लेवल। उसको हम ग्रेड लेवल बोलते हैं, ठीक है। जो एजुकेशनल प्रोग्राम में एक स्टूडेंट स्टडी करता है, उस पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोग्राम को हम ग्रेड लेवल कहते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली आपसे लेवल ऑफ जो टीचिंग है वो नहीं पूछेंगे, बट कुछ जो ऐसा इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेड लेवल क्या होता है, या एजुकेशन प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, तो वही आपका ग्रेड लेवल होता है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड टीचिंग लर्निंग सिचुएशन मे बी क्लासिफाइड ऑन अ कंटिन्यूम विच रेंजेस फ्रॉम थॉटफुल टू थॉटलेस मोड ऑफ ऑपरेशन। ये जो थॉटफुल से थॉटलेस का मोड ऑफ ऑपरेशन है, इसको किसने डिफाइन किया था, किसने ये चीज़ बोली थी, ये आपको बताना है। ओके और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी पता था कि इसको ग्रेड लेवल बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा कि उसको ग्रेड लेवल बोलते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको याद करने की कोशिश कीजिए, उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। ओके जल्दी से आंसर कीजिए। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज बिग मॉरिस। आपको पता है मॉरिस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो कंट्रीब्यूशन था वो मॉरिस का ही दिया हुआ था। उसके साथ साथ इन्होंने रेंज भी डिफाइन की थी, जिसमें वो थॉटफुल से लेके थॉटलेस मोड ऑफ ऑपरेशंस की उन्होंने बात करी थी। तो ये जो कंट्रीब्यूशन था ये बिग मॉरिस के द्वारा दिया गया था। ओके तो ये जो नेम है, मतलब कुछ ऐसे नेम्स हैं लेवल ऑफ टीचिंग के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद कर लीजिएगा। जिन्होंने जो पर्टिकुलर लेवल दिया है, इसको बेसिकली मैंने नोट्स में कवर किया था। लेवल ऑफ टीचिंग पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने नोट्स में कवर किया था, नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया था। तो अगर आपने नोट्स देखा हो, आपने परचेज़ किया होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने लेवल ऑफ टीचिंग को डिफाइन किया था कि किसने कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग दी है। ओके नेक्स्ट है आपका, हु डेवलप द रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग किसने डेवलप किया था। ओके ये भी जो आपका है, मतलब ये भी जो रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग है, ये भी आपका लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड ही है। ओके ओके सो राइट आंसर इज सी, दैट इज हंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बता दिया है राइट आंसर, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ स्केल डाउन टीचिंग एंड काउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। ये जो टॉपिक है आपका, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और आने वाले एग्जाम्स में भी ये बार बार रिपीट होगा, जो ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर। अजमत देखिए, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बार बार वहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, उनको आप जॉट डाउन करो, उनको लिखो और उसके साथ साथ उसको प्रिपेयर करो। ओके राइट आंसर इज बी, दैट इज माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। माइक्रो टीचिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर मतलब कवर किया जाता है, एग्जाम्स में आते हैं। नेट के कई एग्जाम में ये आया है इस पे क्वेश्चन, और प्लस आने वाले टाइम में भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये टॉपिक मतलब आप खुद से भी स्टडी करिए अगर आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। इसमें होता क्या है कि टीचिंग को हम स्केल डाउन कर लेते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद क्लास के साइज़ एंड क्लास के टाइम के बेसिस पे हम उन मॉडल्स में उसको मतलब टीचिंग को एनकाउंटर करते हैं, मतलब उस तरीके से पढ़ाते हैं। जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में, वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग बेसिकली होती क्या है या उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग अगर आपको नहीं टॉपिक समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस पर और सारे क्वेश्चन आपको कोशिश करूँगी कवर करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, Dash is an artificial setting of situation in which a trainee performs real act to face the real situation to attain proficiency rather than competency। तो ये भी एक मेथड ऑफ टीचिंग है, ये आपको बताना है कि कौन सी मेथड ऑफ टीचिंग है। एंड हो सकता है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा हो कि मैं मतलब जो टॉपिक है वो थोड़ा ज़्यादा वास्ट करके पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। जब आपके एग्ज़ाम पास आते हैं तो सिर्फ हम कॉन्क्रीट स्टडी पे ध्यान देते हैं, सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो कि सिलेबस में मेंशन है, और आसपास की चीज़ों को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देते हैं। बट अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम जितना चाहें उतना ज़्यादा वास्ट में स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त आप एडिशनल चीज़ें भी पढ़ें, ओके, ताकि वो जो एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जो टफ वाले क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप सॉल्व कर पाएँ। सो राइट आंसर इज
डी दैट इज सिमुलेशन टीचिंग। सिमुलेशन टीचिंग में होता क्या है कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करते हैं एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, ठीक है, मतलब कि कृत्रिम एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में एक रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए कि क्लासरूम के अंदर आपने कोई रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट कर दिया और उस बेसिस पे आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन को हम सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट डिजाइन्ड इन एडवांस फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन टू द टीचर फॉर रियलाइजिंग द स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। ओके, राइट आंसर इज बी दैट इज मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब आप मतलब मॉडल्स ऑफ टीचिंग में हम करते क्या हैं, आपको पता है कि जब आप टीचिंग करते तो आपका एक स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि पहले से आपने सेट किया होता है और उसी को अचीव करना होता है आपको। बट उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी आपके स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी नेसेसरी स्ट्रक्चर होगा या जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा देने की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारा कुछ आपका मॉडल ऑफ टीचिंग ही डिसाइड करता है। और ये एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि आप एडवांस में डिज़ाइन करते हो कि इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करके मुझे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को रीच करना है, ठीक है, उसको हम मॉडल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर? करिकुलम और मॉडल ऑफ टीचिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। करिकुलम जो होता है ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट होता है, मॉडल ऑफ टीचिंग भी आपका एक पार्ट हो जाएगा करिकुलम का। करिकुलम का मतलब होता है ओवरऑल एक्सपीरियंस जो एक लर्नर विद इन द सेटिंग रिसीव करता है और आउट ऑफ द सेटिंग भी रिसीव करता है। मतलब वो जो जहाँ पे भी उसकी शिक्षा हो रही है, चाहे वो स्कूल में शिक्षा हो रही हो, चाहे वो उसके घर पे शिक्षा हो रही हो, चाहे समाज में शिक्षा हो रही हो, ये सारी चीज़ों को, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस को हम करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि टर्म है, इसके अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग वगैरह में सब कुछ आ जाता है, सॉरी करिकुलम में मॉडल ऑफ टीचिंग, सिलेबस, कोर्स सब कुछ आ जाता है, आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच लर्निंग इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको करिकुलम में बहुत अच्छे से मतलब उनको पता है, और मुझे पता है इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम से पहले हम लोगों ने करिकुलम के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आई थिंक करिकुलम और सिलेबस और इन सब में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ओके, विच लर्निंग इज़ यूज्ड फॉर एनिमल। एनिमल के केस में किस तरीके की लर्निंग होगी? ओके, राइट आंसर इज ए दैट इज़ मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्यों होगी? क्योंकि ऑफकोर्स एनिमल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते चीज़ों को, ना ही रिफ्लेक्टिव लेवल पे उनकी टीचिंग होती है। क्या वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं? उनको अगर भूख लगेगी तो वो सिर्फ खाएंगे, ठीक है। अगर आपने उनको ट्रेन किया है कि तुम्हें भूख लगेगी तो जहाँ पे तुम्हारा पर्टिकुलर जो स्पॉट है यहाँ पे जाकर तुमको खाना खाना है, तो वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो उनकी जो लर्निंग होती है वो आपकी मेमोरी लेवल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Ram is a student of post-graduation course of your school. Which level of teaching do you think is suitable for him? I know बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो इजी होंगे क्योंकि लेवल ऑफ टीचिंग आपको ऑलरेडी अच्छे से डिफाइन हो गई है। तो बस मैंने एक एडिशनल क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिकल मतलब आइडिया हो पाए कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे इसके तो किस तरीके के आएंगे। ओके, राइट आंसर इज सी दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो आई होप ये आंसर सबका सही होगा। ओके, दैट्स गुड। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये आज आपकी लेवल ऑफ टीचिंग की लास्ट क्लास है। इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई लेवल ऑफ टीचिंग की और आपको क्लासेस चाहिए होंगी। और नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट अब आपके 2 दिन तो क्लास होंगी नहीं ऑनलाइन,
तो उसके बाद संडे से हम जो नए टॉपिक्स आपके वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो टॉपिक लेंगे वो आपका पहला टॉपिक है, ठीक है। टीचिंग के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीक में। पूरी एक वीक आपकी टीचिंग के टॉपिक्स होंगे कवर, जो पहला टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल एम्फसाइज इज गिवन टू द सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ टीचिंग। इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ टीचिंग पे सारा एम्फसाइज हम सब्जेक्ट पे देते हैं। कौन सा लेवल है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, इजी आंसर है। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। मैंने आपको बताया था कि मेमोरी लेवल पे क्या होता है, टीचर के ऊपर सारा फोकस होता है, टीचर सेंट्रिक होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल आपका लर्नर सेंट्रिक होता है या फिर स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Riya is a student of LKG. Which teaching level do you think will be most suitable for her? Okay, जल्दी से आंसर कीजिए 10th का। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज़ मेमोरी लेवल, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी लेवल होता है, जब प्राइमरी स्टूडेंट होते हैं या जो प्राइमरी स्कूलिंग हो रही होती है, उस टाइम पे हम मेमोरी लेवल या फिर रोट लर्निंग का हेल्प लेते हैं, उसी के थ्रू टीच करते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी जो क्लासेस होंगी संडे से, कल परसों कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। संडे से आपकी जो भी क्लासेस होंगी उसका टॉपिक है आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव, ये आपका आएगा करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ये जो 3 टॉपिक हैं, मतलब यूनिट 1 का पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव, जिसमें लेवल ऑफ टीचिंग मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, ये तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीक में पूरे वीक कवर करेंगे। ओके, अच्छा, पूजा का 10 आउट ऑफ 10 राइट है, वेरी गुड पूजा। अजमत के 8 हैं आउट ऑफ 10, खादिजा के 7 हैं, रविराज के 8 हैं आउट ऑफ 10, वेरी गुड। मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि आज किसी के भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं आए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ट्रिकी थे, बट बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ओके, निधि के 9 हैं आउट ऑफ 10, जैबी राशिद के 8 हैं आउट ऑफ 10, नगमा के 5 आउट ऑफ 5 हैं। यस ईशा, मैं क्विज़ की बात कर रही हूँ। ये जो क्विजेज होंगी आपकी, मतलब नेक्स्ट वीक वाली, उसमें आपके जो मैंने टॉपिक बताए, टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, जो पहला टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक है, वो हम कवर करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस जो कि आपके रिलेटेड होंगे टॉपिक 1 से, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे मैं एडिट करना भूल गई हूँ, सो ओके, आई होप आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेसिकली आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और जो टॉपिक है आपका वो है टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स। ओके, जो आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जो कि आपका बेसिक वीडियो होता है, उससे रिलेटेड आज की क्लासेस होंगी आपकी, आज के आपके सारे टॉपिक्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द बेसिक आइडिया बिहाइंड टीचिंग इज टू मेक। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जितना भी लेवल है जो आज आपके क्वेश्चन का, वो बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ये पहली क्लास है आपकी टीचिंग से रिलेटेड। ओके ओके, तो जल्दी से आंसर कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट। जो बेसिक आइडिया है टीचिंग का, ठीक है, टीचिंग हम करते क्यों हैं, टीचिंग हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं स्टूडेंट्स के लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स की लाइफ में हो या फिर सोशल इम्पैक्ट की हम बात करें,
तो जो पर्पस होता है वो होता है इज टू क्रिएट द पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी और इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल मोटो ऑफ टीचिंग इज। फंडामेंटल मोटो क्या होगा टीचिंग का? काफ़ी सारे लोगों ने आंसर किया। ओके, कमल बोल रहे हैं मैम लाइब्रेरी साइंस के लिए कोई टीचर प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे लाइब्रेरी साइंस हो गया, या फिर जो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं और बहुत मुश्किल होता है हायरिंग के लिए। स्टिल आई विल ट्राई कि जुलाई लास्ट में मैं दोबारा से हायरिंग स्टार्ट करूं, और जो आपके संस्कृत है एंड आपका लाइब्रेरी साइंस है, योगा है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में भी मैं टीचर्स को अपॉइंट करने की कोशिश करूँगी। तो जुलाई लास्ट तक रुक जाइए, उसके बाद आई विल ट्राई। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, थोड़ा सा वेट करिए निशा। सो राइट आंसर इज ओके, द राइट आंसर विल बी, जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का, सी दैट इज फोकसिंग ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, मुझसे रह गया, यहाँ पे एडिट नहीं हो पाया। ठीक है, अच्छा सुनिए, आप लोग ज़रा क्वेश्चन, अपने जितने भी लोगों को क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब क्विज़ के बीच में आप क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है मेरा कंसंट्रेट करना क्विज़ पे। ठीक है, तो जब क्विज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछिएगा। तो देखिए द फंडामेंटल मोटो ऑफ टीचिंग क्या होता है, अगर हम बात करें कि टीचिंग का मोटो क्या है, ठीक है, द पर्पस, द मेन पर्पस क्या है टीचिंग का, तो वो होगा कि फोकसिंग ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब यहाँ पे क्या है, ग्रोइंग पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड, ये भी एक मोटो है, बट जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी ग्रोथ भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा सी, दैट इज फोकसिंग ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जिसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व होगा। अब अगेन अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि किसी स्टूडेंट को या किसी चाइल्ड को डिग्री प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम किसी भी स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं टीचिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर इज कंसीडर्ड एज, टीचर को क्या कंसीडर किया जाता है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। चेंज एजेंट भी होता है टीचर, फैसिलिटेटर भी होता है, मोटिवेटर भी होता है। ये तीनों ही रोल्स जो हैं ये अलग अलग जगह पे टीचर्स जो होते हैं वही इसको करते हैं। ठीक है, वही इस रोल्स को प्ले करते हैं, आप कह लीजिए परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टीचिंग स्टाइल इज कंसीडर्ड एज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी टीचिंग स्टाइल होती है जो कि बेस्ट कंसीडर की जाती है। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज डेमोक्रेटिक। अगेन मुझसे यहाँ पे मिस हो गया, तो आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे एडिट करना मैं भूल गई हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन बना रही थी तो जल्दी जल्दी में शायद ये आंसर्स मैंने लिखे नहीं हैं। ओके, सो राइट आंसर विल बी बी, दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो स्टाइल ऑफ टीचिंग होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, प्लस सूटेबल होती है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आपको आंख बंद करके डेमोक्रेटिक स्टाइल ही चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस स्टाइल इज जनरली टीचर सेंटर्ड वेयर द टीचर फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द कंटेंट एंड स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव द कंटेंट। ठीक है, तो इस तरीके की टीचिंग स्टाइल कहाँ पे होती है, कौन से मेथड ऑफ टीचिंग में ये हम फॉलो करते हैं। हाँ, क्वेश्चन इसलिए है, ठीक है, क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि ये पहली क्लास है इस टॉपिक पे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल टफ होगा। ठीक है, अब देखिए हो सकता है आप लोग में से बहुत अच्छे ऐसे बच्चे हों जो कि 3 बार 4 बार अटैम्प्ट देके आ रहे हो नेट, बट वो भी तो हैं जो पहली बार जा रहे हैं नेट में अपीयर करने, तो उनको भी साथ लेकर चलिए, उनके बारे में भी सोचिए थोड़ा। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज फॉर्मल अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटी में क्या होता है कि टीचर सेंटर्ड होती है टीचिंग। ठीक है, इसमें जो टीचर होता है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है सारी ही कंट्रोलिंग के लिए, और जो भी कंटेंट वो देता है वो टीचर ही प्रोवाइड करता है, मतलब फ्लो ऑफ कंटेंट जो होगा वो टीचर से स्टूडेंट की तरफ होगा।
ओके। एंड जो स्टूडेंट होगा उससे सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो उस कंटेंट को रिसीव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स हु हैव अ डेमोन्स्ट्रेटर और पर्सनल मॉडल टीचिंग स्टाइल टेंड टू रन टीचर सेंटर्ड क्लासेस विद एन एम्फेसाइज ऑन डेमोन्स्ट्रेशन एंड मॉडलिंग। कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन या मॉडलिंग में फोकस करते हैं? ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ढंग से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया, तो ये इजीली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटर एंड पर्सनल मॉडल लिखा है एंड डेमोन्स्ट्रेशन की हमने बात करी, तो आप वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, मॉडलिंग हो रही है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटर मेथड ऑफ स्टाइल से ही रिलेटेड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस टाइप ऑफ टीचर विल ऑफन गिव स्टूडेंट्स अ चॉइस डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग देयर ओन कॉम्प्लेक्स लर्निंग प्रोजेक्ट्स एंड विल एक्ट इन अ कंसल्टेटिव रोल। कौन सा ऐसा मेथड होता है, कौन सा ऐसा मॉडल होता है टीचिंग का जिसमें जो टीचर होता है वो कंसल्टेटिव रोल में अपीयर करता है? ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज डेलीगेटर। जो डेलीगेटर मेथड होता है, जो डेलीगेटर होता है, उसमें ही आपका जो टीचर होता है वो कंसल्टेटिव रोल में अपीयर होता है या फिर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल सेटिंग कम्स अंडर विच फेज ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे हम फेजेस ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं। ओके, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो क्विज खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गोल सेटिंग हम कब करते हैं, कौन से फेज ऑफ टीचिंग में करते हैं? सो राइट आंसर विल बी ए, दैट इज प्री एक्टिव। अब गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही तो गोल सेटिंग करेंगे, उसके बाद ही तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी टीचिंग को, तो टीचिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम गोल सेटिंग करते हैं। तो ये किस फेज में आएगा? ये आपके प्री एक्टिव फेज में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर कम अंडर विच फेज ऑफ टीचिंग। तो हमने बहुत सारी बात करी थी डायग्नोसिस की, इवैल्यूएशन में, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं और कौन से फेज में ये किया जाता है? ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज इंटरेक्टिव फेज। जब हम इंटरेक्ट करेंगे, जब टीचर जो होगा वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ही वो समझ पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है या क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, या कहाँ पे है। तो राइट आंसर विल बी इंटरेक्टिव फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाइंग द आउटकम ऑफ द टीचिंग प्रोसेस कम्स अंडर विच फेज ऑफ टीचिंग। किस फेज ऑफ टीचिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टीचिंग प्रोसेस का आउटकम क्या रहा है? राइट आंसर इज सी, दैट इज पोस्ट एक्टिव फेज। जब आपकी टीचिंग खत्म हो जाएगी, मतलब जब सारे फेज का लास्ट टाइम चल रहा होगा, तभी हमें पता चलेगा कि क्या आउटकम हुआ टीचिंग का। ओके, तो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से, टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव वाले टॉपिक से, जो पहला टॉपिक है आपका यूनिट 1 का। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, तो मैं उसको वापस से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और प्लीज़ आगे जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोग को जो भी क्वेरी रहे, आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट प्लीज़ कोशिश क्या कीजिए कि जब आपकी क्लास ओवर हो जाए तब आप क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। ओके, सुनीता के 10 आउट ऑफ 10 है, वेरी गुड सुनीता। ईशा के 9 है आउट ऑफ 10, महेश के 9 है, नेहा के 9 है, अजमत के 9 है, हिना के 9 है, अनुपम के 9 है।
ओके, कौन से क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हुई? 9 सबके, मतलब कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपने मिस किया है? लेजर्स फेयर जो स्टाइल होता है, इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो अपना कंट्रोल पूरी तरीके से क्लास पे नहीं रखता है, ठीक है। लेजर्स फेयर जो वर्ड है इसका मतलब होता है पुट्स योर हैंड्स ऑफ, मतलब कि आप अपने हाथ को पूरी तरीके से हटा देते हैं और अपना कंट्रोल जो है वो आप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास होता है वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है एक तरीके से। जो टीचिंग स्टाइल होता है उसमें टीचर आता है, बैठता है और वो कहता है कि ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। वो कंट्रोल नहीं रखता है क्लास पे। तो इस तरीके की क्लास को या इस तरीके की टीचिंग स्टाइल को हम लेजर्स फेयर बोलते हैं। देखिए, जो भी क्लासेस आपके अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी क्लासेस आपकी नहीं स्टार्ट हुई हैं, वो जुलाई के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। प्लस वो स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी ये भी बात डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट्स हैं चैनल पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। कोई भी सब्जेक्ट आपका तभी स्टार्ट होगा जब एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे जो रेगुलर उन वीडियोस को, मतलब उनकी डिमांड रहेगी, प्लस वो रेगुलर उन वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, ओके, फोर्थ क्वेश्चन, लेट मी सी दैट। विच टीचिंग स्टाइल इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट? तो डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो स्टाइल होती है वो सबसे ज़्यादा बेटर होती है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल भी होता है और प्लस आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके सामने कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या है कि वो कोई भी क्वेरी नहीं पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं बता सकते हैं। एंड लेजर्स फेयर में क्या है कि आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, किस डायरेक्शन में आपकी क्लास जा रही है, किस डायरेक्शन में टीचिंग हो रही है, लर्निंग हो रही है, ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है, ठीक है। सो बी विल बी द राइट आंसर। डेलीगेटर, फैसिलिटेटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, ये जो आपके अलग अलग टर्म हैं ये आपके बेसिकली मतलब मैंने इसको कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में कवर किया था, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चेंज एजेंट वो होता है जो कि किसी तरीके का बदलाव लाता है, ठीक है, उसको हम चेंज एजेंट बोलते हैं। फैसिलिटेटर वो होता है जो किसी भी लर्निंग को हेल्प करता है, ठीक है, लर्निंग होने में हेल्प करता है। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसको कोई भी चीज़ सीखने में रुकावट आ रही है, तो जो आपका टीचर होगा वो उसको हेल्प करेगा उस रुकावट को हटाकर, ठीक है। मोटिवेटर वो होगा जो उसको, जो स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फैसिलिटेटर मैंने आपको बताया कि उस रुकावट को हटाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटर जो खुद करके दिखाएगा, मतलब कि टीचर जो भी होता है, जो भी टीचर होता है वो खुद से इम्प्लीमेंट करता है। मान लीजिए कि कोई प्रैक्टिकल है तो वो खुद से पहले करता है और उसके बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं वो देख कर सीखते हैं, ठीक है, इसलिए टीचर को हम डिमॉन्स्ट्रेटर बोलते हैं। डेलीगेटर जो राइट चीज़ें स्टूडेंट्स को डेलीगेट करता है, मतलब ये नहीं कि वो ऑटोक्रेटिक है, वो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। अगर उसको लर्निंग करानी है तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी उस लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के आने हैं, तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो उनको डेलीगेट कर रहा है, इसलिए उसको टीचर को हम डेलीगेटर भी बोलते हैं। आई होप हिना ये क्लियर हो गया होगा आपको। होम साइंस की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, ओके। फिलॉसफी की क्लास अगेन डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर 100 स्टूडेंट्स के ऊपर होंगे तो ही आपके सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट होगी। एजुकेशन की क्लास मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी को हायर करूँ और हम कोशिश करें कि जुलाई के बाद उसकी क्लास स्टार्ट हो जाए। इंग्लिश अवेलेबल है श्वेता। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो एजुकेशन पढ़ाना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो गया है। डेलीगेटर, आई होप दीप आपको क्लियर हो गया है डेलीगेटर का मीनिंग। वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म, इसकी क्लासेस आपकी एक क्लास आई थी, ठीक है, अभी और क्लासेस आपकी आएंगी। मैनेजमेंट के जो नोट्स हैं आपके, उस पर काम चल रहा है, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, और हम बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो नोट्स हैं आपके मैनेजमेंट के।
ओके, देखिए जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसकी बेसिक वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स अवेलेबल हैं। सारे नोट्स, जितने भी नोट्स हैं आपके डिजिटल स्टोर पे अवेलेबल हैं। अलग अलग यूनिट वाइज भी अवेलेबल हैं, प्लस एक कंबाइंड नोट्स भी अवेलेबल है, कंप्लीट नोट। तो आपको जैसे लेना है, अगर आपको यूनिट वाइज पढ़ना है तो आप यूनिट वाइज वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको एक फुल नोट चाहिए तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। डीआई का कुछ बताइए। देखिए डीआई का प्रैक्टिस करने से होगा। इस बार तो डीआई बहुत इजी आई थी। हर एक मतलब शिफ्ट में बच्चे यही बोल रहे थे कि डीआई बहुत इजी आई है, और इसी वजह से शायद डीआई एंड आपका जो आरसी था उसी वजह से आपका ज़्यादातर जो मतलब कट ऑफ गया है वो हाई गया है उसी वजह से। तो डीआई वगैरह को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आप उसको कर पाएंगे उसमें। ओके, मिस रविंजा आई थिंक दिस इज़ योर नेम। ओके, आप जाइए प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं महेश तिवारी। सारे जितने भी नोट्स आपके हैं, देखिए पेपर जून वाले पेपर थे उससे पहले ही मैंने आपको सारी वीडियोस सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए थे इस चैनल पे। तो जितना भी नया टॉपिक है सब कुछ कवर्ड है, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नोट्स ले सकते हैं, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, दोनों ही मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं। ओके, डेली एमसीक्यू क्लास होती है, ठीक है। संडे से लेके थर्सडे आपकी क्लास होती है, फ्राइडे सैटरडे कोई क्लास नहीं होती है। तो फ्राइडे सैटरडे वेट मत किया कीजिए, बाकी हर दिन आपकी 5:30 पे क्लास होती है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सबकी क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम यूनिट 1 आपका कवर कर रहे हैं 10 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड, और टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वही हम कवर कर रहे हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, 3-4 क्लासेस हुई थी आपकी जिसमें हमने लेवल ऑफ टीचिंग के MCQs किए थे। ओके, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज के लिए। ओके, तो जल्दी से येस में रिप्लाई कीजिए। Okay, so the first question is, teaching is an awakening of joy in creative expression and knowledge. It is said by, किसने ये मतलब ये जो सेंटेंस है आपके सामने, ये किसने बोला था, ये आपको बताना है। ओके, ओके, जल्दी से बताइए राइट आंसर। Teaching is an awakening of joy in creative expression and knowledge. It is said by. ओके, तो ये जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें पहला जो ये आपका सेंटेंस था, टीचिंग जब हम एक्सप्लेन करते तो उसमें यही था, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ नहीं रही हूँ, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बाद राइट आंसर देना है। ओके, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं आंसर देने के लिए। ओके, और अगर आप लोग में से किसी को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ क्विज तक रुक जाइए, क्विज ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, so I'm going to tell the answer. Right answer is C, that is to make the people a worker, not a best thinker. ठीक है, ये आपका टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है।
This type of teacher will often give student a choice designing and implementing their own complex learning projects and will act in a consultative role. तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको बताना है कि कौन से टाइप ऑफ टीचर ऐसे होते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, नहीं तो एक्सप्लेन करूँगी तो फिर आपको पता चल जाएगा राइट आंसर. तो आप खुद से पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए. ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज डेलीगेटर. डेलीगेटर मतलब वो टीचर जो डेलीगेट करेगा रोल्स एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को. तो इट मीन्स यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि स्टूडेंट को वो चॉइस देते हैं कि वो खुद से डिज़ाइन करे और खुद से अपनी कॉम्प्लेक्स लर्निंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं खुद से इम्प्लीमेंट करे. तो जो काम टीचर को करना चाहिए था ट्रेडिशनल टीचिंग में, वो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है. और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि टीचर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट को डेलीगेट की है. तो यहाँ पे टीचर का रोल क्या होगा कि वो एक डेलीगेटर होगा. ओके, सो राइट आंसर विल बी डेलीगेटर. डिमॉन्स्ट्रेटर क्यों नहीं होगा? बहुत सारे लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटर बोला है. देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटर वो होता है जो कर दिखाता है. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि टीचर खुद करके दिखा रहा है. ठीक है, वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है बल्कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर रहा है. फैसिलिटेटर, यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया है कि देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि वो कंसल्टेटिव रोल में मतलब एक्ट कर रहा है, उसके अलावा ये सारी जो ऊपर का जितना भी स्टेटमेंट है वो नहीं होता, तो आप इसको फैसिलिटेटर बोल सकते थे. बट सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टूडेंट्स को कि अपनी चॉइस का डिज़ाइन बनाओ और उसके साथ साथ जो तुम्हारे लर्निंग प्रोजेक्ट्स हैं खुद से उनको इम्प्लीमेंट करो. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसीजन मेकिंग अबाउट द स्ट्रेटजीज कम्स इन. कोई भी क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ा करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और उसकी मीनिंग को समझा कीजिए. यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो आपको अगर इंग्लिश में उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पे कन्फ्यूजन है तो एक बार हिंदी भी पढ़ लिया कीजिए. और सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है. ओके, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा. राइट आंसर इज ए, दैट इज प्री एक्टिव फेज. प्री एक्टिव जो फेज होता है वहीं पर हमें डिसीजंस बनाने होते हैं इसकी हमें कौन सी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेंजिंग द स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड. चलिए ये बताइए ये कौन से फेज में हम करेंगे. अगर आपको नहीं भी याद हो कि प्री एक्टिव फेजेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या इंटरैक्टिव फेज में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, पोस्ट एक्टिव में क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बावजूद जो क्वेश्चन है उसको आपको पढ़कर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि कहाँ पर हम इसको रख सकते हैं, कौन से फेज में यह आ सकता है. ठीक है, ओके, किसी को इतना डीपली नहीं याद होता है. ठीक है, बट आपको ये चीज़ देखनी है कि कहाँ पर हम उसको खुद से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे उसकी मतलब मीनिंग समझेंगे और उसके बाद उसको आप रखेंगे, प्लेस करेंगे. सो राइट आंसर विल बी सी, दैट इज पोस्ट एक्टिव फेज. तो बहुत सारे लोग इंटरैक्टिव बोल रहे होंगे क्योंकि इससे पहले मैंने प्री एक्टिव के बारे में क्वेश्चन किया था, तो ज़रूर अब ये वाला क्वेश्चन आपका इंटरैक्टिव होगा. तो ऐसा नहीं है. देखिए यहाँ पे बोला गया है चेंजिंग द स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड. एविडेंस गैदर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपको एविडेंस मिल चुका है आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, और वो एविडेंस आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको इंटरैक्टिव फेज से मिलेगा. जब इंटरैक्टिव फेज में आपको एविडेंस मिल जाएगा कि जो आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई थी लर्निंग के लिए उसका क्या आउटकम रहा, उसके बाद ही पोस्ट एक्टिव फेज में उसके बाद ही आप अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करेंगे. सिंपल सी चीज़ है कि हमेशा हम जब भी कोई भी प्लान बनाते हैं, अगर जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर वो प्लान सक्सेसफुल रहता है तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, कोई चेंज नहीं करते हैं. अगर वो कुछ भी उसमें लगता है कि वो अनसक्सेसफुल रहा, नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अपना जो लास्ट वाला फेज होता है उसमें हम उस पर्टिकुलर प्लान को चेंज करते हैं. राइट, तो ये इस तरीके से स्ट्रेटजीज को भी हम कहाँ चेंज करेंगे, पोस्ट एक्टिव फेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज कम्स इन. हिमांशी, अगर जो आप बोल रही हैं उसका मतलब ये हुआ कि अब आगे आपको स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना है. ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं. लर्निंग जो है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है. टीचिंग लर्निंग जो भी है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. ठीक है, तो आपने अभी पढ़ाया स्टूडेंट्स को, आपने उसका रिजल्ट देखा,
प्लस उसके साथ साथ आपको अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना होगा कि आगे आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, राइट। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज कम्स इन, सिर्फ इवेल्युएशन ही नहीं आता है पोस्ट एक्टिव फेज में, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा उस चीज़ को रिव्यू करना और दोबारा से चेंजेस करना, ये भी आपका पोस्ट एक्टिव फेज में इन्वॉल्व होता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज कम्स इन, जल्दी बताइए। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज इंटरैक्टिव फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैक्सिम ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा टीचिंग का मैक्सिम नहीं है। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पहले बहुत ज़्यादा आते थे, तो ये जो इतने भी मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है वो आप याद कर लीजिए। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज डिस्करेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। ओके, तो अगर आपको नहीं भी याद होंगे तो भी आप इसको इजीली पॉइंट आउट कर सकते थे। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, आप अपनी स्ट्रेटजीज को कब उसको डिप्लॉय करोगे, कब उसको इम्प्लीमेंट करोगे। Which method of teaching comes under socialized recitation? Yes, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में आप स्टूडेंट्स को एनकरेज करोगे, ठीक है, ना कि उनको डिस्करेज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मेथड ऑफ टीचिंग कम्स अंडर सोशलाइज्ड रिसिटेशन। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक दे देती हूँ। देखिए, अगर आपको सोशलाइज्ड रिसिटेशन का मतलब नहीं भी पता है तो भी आपको सोशलाइज्ड का मतलब तो पता होगा। सोशलाइज से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई चीज़, ऐसी चीज़, ऐसा मेथड जो सोशल फॉर्म में हो, ठीक है। उसके बाद आंसर दीजिए। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज सेमिनार। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि कौन सा ऐसा मेथड है टीचिंग का, इनमें से जो दिए हुए मेथड है, जो कि सोशलाइज्ड रेसिटेशन होता है। रेसिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ना या पाठ करना, ठीक है। सोशलाइज्ड का मतलब होता है कि सामाजिक वे में, ठीक है, सोशल वे में। ओके, तो अगर आप टेक्स्ट बुक मेथड देखें, टेक्स्ट बुक मेथड क्या है, एक पर्सन खुद अपने आप से अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ता है, कोई सोशल पर्सन, कोई और अदर पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, ऑफ कोर्स नॉट। अगर हम स्टोरी टेलिंग मेथड बोले तो वहाँ पर भी जो स्टोरी बता रहा है वही खुद ही सिर्फ बोलेगा और लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो एक पर्सन है वो खुद ही इन्वॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा हो गए तो 2 पर्सन इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट अगर हम सेमिनार की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप रिसिटेशन भी करते हो, चीज़ों को पढ़ते भी हो और प्लस वहाँ पे सोशलाइज्ड एटमॉस्फेयर भी होता है। ओके, सो राइट आंसर विल बी बी, दैट इज सेमिनार। ज़रूरी नहीं है, जैसे स्टोरी टेलिंग आपकी हो सकता है ये भी कि ये 1 to 1 हो, ठीक है। सेमिनार तो हम ये नहीं कह सकते ना कि एक टीचर अकेले एक स्टूडेंट को बैठाकर सेमिनार ले रहा है, बट स्टोरी टेलिंग ऐसा हो सकता है ना कि कोई टीचर सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो या सिर्फ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हो। इज इट पॉसिबल और नॉट, आप खुद सोचिए। सेमिनार का तो मतलब, आप अगर सेमिनार के बारे में सोचते हो तो आपको क्या लगता है, एक गैदरिंग है, एक सोशल गैदरिंग है, वहाँ पर जो लोग बोलने वाले हैं, जो एक्सपर्ट हैं मैटर पे, वो आकर वहाँ पे बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेटअप को हम सेमिनार बोलते हैं, ठीक है। और स्टोरी टेलिंग में क्या लगता है, वहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक टीचर है जो बहुत सारे स्टूडेंट को स्टोरी बता रहा है, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ 1 to 1 इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज टीचिंग मेथड कैन बी यूज टू इंक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया स्टोरी टेलिंग का एंड सेमिनार का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज टीचिंग मेथड कैन बी यूज टू इंक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन द students of the class।
अभी भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बाद भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या सेमिनार एंड स्टोरी टेलिंग का डिफरेंस? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास ओवर होने दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज ग्रुप प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड होगा जहाँ पर जिसके द्वारा हम स्टूडेंट्स के बीच में कोऑपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब लेक्चर मेथड आपको पता है, लेक्चर में क्या होता है, स्टूडेंट चुपचाप सुन रहा होता है, टीचर बोल रहा होता है। सेमिनार में क्या है, वहाँ पे भी एक पर्सन होगा, वो बोलेगा। ठीक है, ग्रुप प्रेजेंटेशन में क्या है, ग्रुप प्रेजेंटेशन में मोस्टली स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद वो पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट्स में आपस में कोऑपरेशन हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे उनको मेथड दीजिए, टीचिंग के ऐसे मेथड्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए जहाँ पर वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। तो आपको ये देखना है कि कौन से मेथड में सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। जिस मेथड में सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होगा वही आपका इस पर्टिकुलर सिचुएशन में काम आएगा। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, काफ़ी सारे लोगों ने सी आंसर भी दिया है। आई थिंक सबने ही सी आंसर दिया है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। दैट्स वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट टीचिंग टेक्निक फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेशनल्स कोर्सेज स्टूडेंट्स इज, जो हायर एजुकेशन के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए कौन सी टीचिंग मेथड बेस्ट होती है? और ये जो आपके इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी होगी और उस सिचुएशन पे आपको बताना होगी कि कौन सा मेथड, टीचिंग मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। राइट आंसर होगा आपका, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। ओके, राइट आंसर है आपका बी, दैट इज केस स्टडी। अगर मैं यहाँ पर ये बोलती कि द बेस्ट टीचिंग टेक्निक फॉर हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स, कोर्स स्टूडेंट, तो हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे लेक्चर मेथड आ जाता है या ग्रुप प्रेजेंटेशन आ जाता है। ग्रुप प्रेजेंटेशन को मैं ज़्यादा मतलब बोलूँगी कि ग्रुप प्रेजेंटेशन एक बेटर मेथड है। बट यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ पे केस स्टडी सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड होती है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज आपका हमेशा केस स्टडी से ही मिलता है। ठीक है, केस स्टडी में एक पर्टिकुलर आप किसी कंपनी का या किसी सिनेरियो का एक पर्टिकुलर केस लेते हो और उसको सॉल्व करते हो। जितने भी इंडिया के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो IITs हों, चाहे वो IIMs हों, वहाँ पे केस स्टडी के थ्रू ही आपकी एजुकेशन को कराया जाता है क्लास में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, दैट इज केस स्टडी। आई होप आपको क्लियर हो गया ये चीज़। तो चलिए आप बता दीजिए कि किसको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और अपना फाइनल स्कोर जो है वो शेयर कर दीजिए। ओके, अनु शर्मा के 9 मार्क्स हैं, वेरी गुड अनु। तो देखिए जिनके जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, 8 से ज़्यादा जिनके, मैं उन्हीं के मार्क्स से बोलूँगी। ओके, ओके, मैनेजमेंट के नोट्स में अभी थोड़ा टाइम लगेगा आयुषी। सेमिनार एंड वर्कशॉप और आपके जितने भी ये हैं सारी चीज़ों पे मैंने बताया था आपको कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा ये वीडियो मुझे कवर भी करनी है, तो मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपके जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं उनके बीच का जो मिनिमम मतलब आप कह सकते हो कि जो डिफरेंसेस है वो मैं वहाँ पे कवर कर दूंगी। ओके, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर, ये सारे टर्म्स मैंने कल आपको बताए थे, कल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो मैं इनको रिपीट नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको नहीं ध्यान है उन चीज़ों का तो प्लीज़ आप दोबारा से वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने ये चारों ही टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किया था, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर एंड उसके अलावा जो भी 2 आपके टर्म हैं।
ओके आयुषी, पहले एक बार नोट्स आ जाने दीजिए, उसी टाइम पे डिसाइड हो पाएगा कि क्या कॉस्ट रहेगी। कॉस्ट हमेशा आपके नोट्स की मिनिमम ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ओके और भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को प्रिपरेशन को लेकर कन्फ्यूजन है। तो देखिए प्रिपरेशन के लिए मैं यही बोलूँगी कि मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने प्रिपरेशन के बारे में बात करी है कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। जितने ऐसे लोग हैं जिनका कुछ मार्क्स से रह गया है, ठीक है, तो उनको जो चीज़ें आपकी वीक हैं आप उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, ठीक है। जहाँ पे आप जो आपको लग रहा है कि जो सेक्शन आपने अच्छे से नहीं किया एग्ज़ाम में, जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स को दोबारा मतलब मत करिए, ठीक है, उनको रिपीट मत करिए और अपने जो भी वीक पॉइंट है उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बहुत ज़्यादा मार्क्स से रह गया है, जिनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कट ऑफ में मान लीजिए आपका जो भी पर्टिकुलर कट ऑफ आया है उससे आपका 10 मार्क्स पीछे रह गया है या 10% पीछे रह गया है, 20% पीछे रह गया है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो स्क्रैच से स्टार्ट करें। मतलब आपको फिर से सारे वीडियोस देखने हैं, सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और आपको हर एक फील्ड में वर्क करना है। तो जो मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करी है कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस पूरा कवर करना है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, वो वीडियो आप देख लीजिए, उससे आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल मिल जाएगा। वो टाइम टेबल आप फॉलो करिए, उससे आप डेफिनेटली नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है और अब जो JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि वो ऑलरेडी जितना उन्होंने पढ़ा हुआ है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, और जो उनको लगता है कि जो सेक्शन उनका वीक है उस पर थोड़ा वर्क करें। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। देखिए जो भी जितने भी नोट्स हैं आपके, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजी जाएगी, सारे के सारे PDF फॉर्मेट में हैं। आपको पता होगा कि जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उनको मैंने उनकी कॉस्ट एकदम ही कम रखी है। अगर आप प्रिंटेड नोट्स लेते हैं तो अगेन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें टाइम इन्वॉल्व होगा, आपका अमाउंट इन्वॉल्व होगा। तो बहुत ही ईजी तरीका है, आप नोट्स परचेज कीजिए और उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है, और उससे आप स्टडी कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए। और जिन्होंने कैसे तैयारी करनी है इसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है, वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप वहाँ पे उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सारे नोट्स जो भी नोट्स अवेलेबल हैं सारे PDF फॉर्मेट में होंगे, उनको आप प्रिंट ले सकते हैं पढ़ने के लिए या फिर अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे आप उसको सेव कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी नोट्स मैंने दिए हैं वो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए आप, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स क्या इनफ हैं, आप खुद ही लर्नर्स की जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके आप कमेंट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या इनफ है क्या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो उन्हीं नोट्स से पढ़कर पास हुए हैं, नेट क्वालिफाई किए हैं, JRF क्वालिफाई किए हैं। और ऑलरेडी ये ऐसा नहीं है, अब तो ये नोट्स टेस्ट हो चुके हैं। पहले मतलब जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले ही मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे, तो उन्होंने वो नोट्स परचेज़ किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने नोट्स परचेज़ किए हैं, ठीक है। गजीला प्लीज़ आपका जो कमेंट है वो चला जा रहा है, प्लीज़ दोबारा कमेंट कर दीजिए, मुझे आपका कमेंट दिख नहीं रहा है। आपका सिर्फ एक कमेंट मुझे दिखा कि आई लेट ज्वाइंट, सॉरी, दिस इज ऑल। मैंने बोला है कि 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए इनफ होगा, उसके अलावा आप कितना ज़्यादा टाइम और देते हैं। अब जैसे अभी आपने वीडियो देखा, आपने 20 मिनट स्पेंड किए, वो आपके 2 आवर्स में नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप खुद से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको एडिशनल 1 से 2 आवर आपको नोट्स बनाने को देना है, ठीक है। जो 2 घंटे मैंने आपको बोले वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपको पढ़ना है। अगर आप उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो टाइम है, और प्लस आपको खुद के पढ़ने के लिए वो 2 घंटे में होना चाहिए। और प्लस मैंने ये भी बोला है कि ये 2 घंटे आपको डेली निकालने हैं, कोई आपको संडे नहीं लेना है, कोई भी डे आपको ब्रेक नहीं करना है, ये आपको 2 घंटे डेली के डेली पढ़ने हैं, ठीक है। हिमांशी, करंट अफेयर्स साइड बाय साइड ऐड होगा, जैसे भी कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आएगा वो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं हायर एजुकेशन पे, ठीक है।
ये आपका हायर एजुकेशन पे जो 2 वीडियो है ये आफ्टर जून मैंने दिया है आपको, मतलब जून के एग्जाम के बाद के लिए, मतलब दिसंबर के एग्जाम के लिए मैंने आपको दिया है। तो वो 2 वीडियो आप देख लीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो मैं वीडियो बना दूंगी। और प्लस अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे कवर करना चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, चाहे आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को आप कमेंट कर सकते हैं वीडियोस के नीचे। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। गज़ला, आपने अभी तक नहीं क्वेश्चन पूछा अपना, प्लीज़ आंसर कर दीजिए, प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए अगर आपको आंसर चाहिए तो। जून से पहले वाले करंट अफेयर्स नहीं करने हैं, उसमें 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इम्प्रेस हो गया, इंस्पायर हो गया, ये सब जो स्कीम थी ये आपकी इंपॉर्टेंट थी डिजिटल इनिशिएटिव वाले। तो आप चाहो तो आप उन क्वेश्चंस मतलब उन वीडियोस से उनको सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने वीडियो के अंदर जो वीडियो दिए थे मैंने उस पर ऊपर ही थंबनेल पे उसका टॉपिक मेंशन किया था, तो वहाँ से आप देख के इंस्पायर एंड इम्प्रेस ये 2 स्कीम पढ़ सकते हो। 2-3 और ऐसे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हो। ओके, ओके। राजकुमार गब्बा बोल रहे हैं, गाबा बोल रहे हैं कि मैम वन मोर थिंग, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई डोंट नो वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम, वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट दिस चैनल, आई जॉइन टुडे ओनली। ओके, तो एक काम करिए, देखिए जो भी आपको अभी जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, ठीक है, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 15 डेज क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है, आप उसको पहले पढ़ डालिए, वो 15 वीडियोस आप कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि आपको और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उन 15 वीडियोस में आपको पूरा सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाएगा, प्लस उस 15 वीडियोस के साथ मैंने ये भी मेंशन किया है कि आपको कहाँ कहाँ पे उससे रिलेटेड बेसिक वीडियोस देखने हैं, और वो बेसिक वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, तो वो दोनों चीज़ें कवर कीजिए। जो आज जिन्होंने आज ज्वाइन किया है या अभी 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया है या दिसंबर से मतलब जून पे वो नहीं थे हमारे चैनल में, जून एग्जाम में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, अभी ज्वाइन किया है जून एग्जाम के बाद, वो सब कोई 15 डेज क्रैश कोर्स सबसे पहले कवर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा नेट के एग्जाम को लेकर और आपके प्रिपरेशन के लेवल को भी। ओके, आपका क्वेश्चन गज़ला मैं बोल देती हूँ। देखिए मैंने इन्होंने ये बोल रही है कि मैम आई क्वालिफाई इन बोथ पेपर्स विद 66% बट रिजल्ट इज़ नॉट। तो आपका कितना, आप कौन सा सब्जेक्ट था आपका एंड आपका कट ऑफ क्या गया था? अगर आपका कट ऑफ से सिर्फ 2-3% ही नीचे रह गया है, ठीक है, या जैसे आपका 66% था एंड कट ऑफ 68% थी, तो आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं, आपको थोड़ी ही मेहनत करनी है और आप क्वालिफाई कर लेंगी। अगर बहुत ज़्यादा आपका अंतर रह गया है, जैसे आपकी कट ऑफ 70% थी, आपका 66% है, तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0.67% से जिनका नेट रह गया है, ठीक है, या किसी का 0.25% से JRF रह गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बट बहुत ज़्यादा के साथ साथ कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, डेली पढ़ने की ज़रूरत है। रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी वीडियोस पड़े हुए हैं। देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं, मैथ को छोड़कर बाकी सारे यूनिट्स मैंने कवर किया है। मैथ भी मैं बहुत जल्दी कवर करने वाली हूँ, तो वो सारे यूनिट्स के वीडियोस हैं, आप वीडियोस देख लीजिए। इनफैक्ट डायनेमिक स्टडी ही एक ऐसा चैनल था जिसने सबसे पहले ये जो न्यू कोर्स है उस पर वीडियोस दिए थे, सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं, तो वो सारे आप जितने भी वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए। इकोनॉमिक्स के भी वीडियोज़ हैं। प्रतिभा शर्मा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आप पॉलिटी की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉलिटी या पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? ओके, जितने लोग ऐसे हैं जो क्विज़ के लिए आए हुए हैं, क्विज़ ओवर हो चुकी है, आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, और जिनको प्रॉब्लम है वो स्टे कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीति, मैंने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया है, प्रिपरेशन करिए, ठीक है, मैंने आपको बताया।
बिजनेस इकोनॉमिक्स का लिंक शेयर कीजिए। देखिए इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। जिनको भी जो भी लिंक चाहिए आप चैनल पे जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ एक बार, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। आप जस्ट अ सेकेंड, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। आप चैनल पे जाएंगे, ओके। चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे। प्लेलिस्ट पे आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट कोड अगर 55 है, ठीक है, तो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट कोड 08 है, ठीक है, तो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस तरीके से अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, और वहाँ से आप सारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। जितनी मैंने वीडियोस पहले दी हैं वो सारी आपको देखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो एब्सलीट हो गई हैं, वो आपको नहीं देखनी है। वो सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए होम साइंस दिया हुआ है, पब्लिक फाइनेंस दैट इज़ इकोनॉमिक्स की दी है, इकोनॉमिक्स की बाकी सारी क्लासेस यहाँ पे दी हैं। पब्लिक फाइनेंस जो है इकोनॉमिक्स की एक पर्टिकुलर यूनिट, उसमें 5 वीडियोज़ हैं, एंड इकोनॉमिक्स की बाकी जो रिमेनिंग वीडियोज़ हैं वो आपकी टोटल 11 है, ठीक है। इस तरीके से मैनेजमेंट है एंड अदर सारे ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हैं। करंट अफेयर्स है, होम साइंस है, ठीक है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, लॉ है। इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और सारे ही जैसे पॉलिटी हो गई, ये आपका पेपर 1 है पॉलिटी का। पेपर कोड 55 दिया हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग पेपर जो आपका पेपर 1 है उसका है। तो इस तरीके से सारी आपकी क्लासेस यहाँ पर दी हुई हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको चैनल पे जाना है, किस तरीके से विजिट करना है, और किस तरीके से आपको अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉलो करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखिए 800+ वीडियोज़ हैं, जिसमें ज़्यादातर आई थिंक अराउंड 600 ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि पेपर 1 के लिए हैं, ठीक है, जो कि आपके एप्टीट्यूड के लिए हैं। तो उन सारी 600 वीडियोज़ को आपको देखना है, ओके। जो क्लासेस, जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि नहीं अभी हो रहे हैं, नहीं चल रहे हैं चैनल पे, वो आपके बाद में हो सकता है स्टार्ट किए जाएं, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें 100 स्टूडेंट्स हो हमारे पास। जब किसी सब्जेक्ट में 100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं उसके बाद ही हम उसके वीडियोज़ लॉन्च करते हैं। तो अगर आपके दोस्त लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए चैनल को, वो अगर अप्लाई करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मतलब डिमांड होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तभी उसके बाद ही हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, ओके। शकुंतला, ओके, मैंने बता दिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अभी क्लास नहीं हो रही है, ज्योग्राफी की भी अभी क्लास नहीं हो रही है। जब तक 100 स्टूडेंट्स नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी क्लासेस नहीं होगी। ICT अवेलेबल है, ठीक है, ICT की क्लास अवेलेबल है। एनवायरमेंटल साइंस की भी अभी क्लास नहीं हो रही है। प्रीति, आई होप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मतलब आपकी जो भी क्वेरी थी वो मैंने सॉल्व कर दी है। सारे वीडियोस देखने हैं, जितने पुराने वीडियोस हैं सारे आपको देखने हैं। आप अपना जो सिलेबस है, मैंने बार बार यही चीज़ बोला है कि जो आपका सिलेबस है यूनिट 1 का, सॉरी पेपर कोड 1 का, वो अपने सामने रखिए। हर एक यूनिट उठाइए और उसके बाद चैनल पे आइए और वो पर्टिकुलर यूनिट को आप सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, ये आपका आ गया। जस्ट अ सेकेंड, ये मुझे मिल गया टीचिंग एप्टीट्यूड। मैंने देखा 25 टोटल यहाँ पे वीडियोस है टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो मुझे ये टोटल 25 वीडियोस पढ़नी है, ओके। इसी तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड के जो MCQs है वो भी दिया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है MCQ टीचिंग एप्टीट्यूड UGC नेट, यहाँ पे 21 वीडियोस हैं। तो मुझे ये 21 वीडियोस सॉल्व करनी है। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं सारे वीडियोस देखूंगी जो कि मेरे पास ऑलरेडी 25 वीडियोस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। उसके बाद मैं MCQs सॉल्व करूँगी टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ओके। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी लाइव क्लासेस नहीं होती हैं, उनकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है उसका, बट वो आपको मतलब जो आप डेली आइए चैनल पे, उसके बाद आप वीडियोस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लास। वो भी कवर होगा, इकोनॉमिक्स का मैथ का पार्ट भी कवर होगा। अभी तो जो मतलब स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, तो अभी हम लोग इजी से लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी कवर होंगी। सब कुछ फ्री ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे सारी वीडियोस आपको फ्री में ही प्रोवाइड की गई है। कोई ऐसे नहीं है वीडियो जो आप एक्सेस ना कर पाएँ, और जो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ी है।
कोई भी मटेरियल जो कि आपका वीडियो फॉर्म में है वो कुछ भी पेड नहीं है, सिर्फ आपके नोट्स पेड हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जानविक स्टडी। तो आई होप आपको मेरी वॉइस आ रही होगी क्लियर। ओके, तो आज हम कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट पे एमसीक्यूज। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज। गुड इवनिंग। ओके, तो आज मैं थोड़ा बिजी थी तो मैं 10 एमसीक्यूज नहीं कवर कर पाई हूँ, मैं 7 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ओके, तो 10 क्वेश्चंस बनाने का टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो आई होप कि क्विज ना शेड्यूल करने से बेटर है कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। साक्षी, ये जो आपका क्लास 45 लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है आपकी जिसमें हम न्यू क्वेश्चंस कवर करते हैं, न्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करते हैं, उस सीरीज़ की ये 45th क्लास है। इसकी और भी क्लासेस ऑलरेडी मैंने पहले जून में कराई थी, ठीक है, और वो क्लासेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, तो उसी वजह से मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, डैश मेथड ऑफ लर्निंग इज अ चाइल्ड सेंट्रिक मेथड वेयर द मेथड ऑफ टीचिंग इज इनफॉर्मल, द नेचुरल टू सूट द child's interest. It is based on the belief that learning is best through play activities. जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, काफ़ी सारे लोग ने आंसर दे दिया है। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, गलत मत कीजिए, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग इज बेस्ट थ्रू प्ले एक्टिविटीज़। तो प्ले एक्टिविटीज़ का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, तो इट मीन्स कि राइट आंसर आपका डी होगा, दैट इज प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड जो होता है लर्निंग का या टीचिंग का, उसमें ये पूरी तरीके से चाइल्ड सेंट्रिक मेथड होता है जिसमें हम स्टूडेंट को या बच्चे को उसकी नेचुरल वे में उसको टीच करते हैं, ठीक है, जो जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट होता है उसी चीज़ में उसको हम टीच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इंट्रोड्यूस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग। जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। किसने प्ले वे मेथड को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले? देखिए, न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस दोनों के क्वेश्चन आपके मिक्स हैं इस पूरे सीरीज़ में। अब कुछ ऐसा हुआ है कि अगर जून का एग्ज़ाम आप देखें तो ओल्ड सिलेबस से भी क्वेश्चन आए हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों ही सिलेबस में कवर करूँ। मैंने पहले ही आपको बोला था कि न्यू सिलेबस जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने 90% कवर कर लिया चैनल पे, 90 क्या ऑलमोस्ट 100% कवर कर लिया, बिसाइड सिर्फ 2 यूनिट आपकी बाकी हैं। तो अगर हम देखें तो हमें ओल्ड सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है। तो आपकी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें ओल्ड एंड मिक्स न्यू दोनों का मिक्स होगा। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज फ्रोबेल। ओके, फ्रोबेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसको नोन एज कर लीजिएगा यहाँ पे। ओके, न्यू सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। आप लोग में से जिसने भी वीडियोस नहीं देखे न्यू सिलेबस के, वो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख लीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज मॉन्टेसरी मेथड। ओके, तो सबका ही सही है, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ द किंडरगार्टन मेथड। विजय जैन, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, सारे ही कोर्सेज आपके फ्री में अवेलेबल हैं चैनल पे, सिर्फ नोट्स यहाँ पे पेड हैं, ठीक है। जो आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे हैं या जो भी आपको नोट्स दिखते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, उनके नोट्स आपको नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल कराए जाते हैं ताकि
आपको नोट्स बनाना ना पड़े और आप इजीली नोट्स से पढ़ पाइए, ठीक है। तो उसके लिए आप डिजिटल स्टोर पे जाकर परचेज कर सकते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज फ्रोबेल। उन्हीं को फादर ऑफ किंडरगार्टन भी बोला गया था। किंडरगार्टन मेथड या फिर आपका प्लेवे मेथड, दोनों का फादर सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में गलत किया है, तो मैंने इसीलिए आपको बोला। तो मतलब ये क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का यही रीज़न है कि आप लोग गलती ना करें और कंफ्यूज ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ MLT। लेबर वेलफेयर की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं अंकित गुप्ता, आप चैनल पे जाइए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यस, मैथ्स भी आता है। मैंने आपको बोला है, देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो प्लीज़ सिलेबस को रेफर कीजिए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप प्रिपेयर करें। तो आप लोग में से कोई भी अगर ऐसा है जिसने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो पहले सिलेबस देख लीजिए, उसका एक प्रिंट आउट लेकर अपने सामने रखिए ताकि आपको पता तो हो कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज हर्बर्ट। ओके, हर्बर्ट आपका प्रोपोनेंट, उनको बोला जाता है कि उन्होंने MLT जो कि मेमोरी लेवल टीचिंग है उसको उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने उसको लाया था, ठीक है, वही उसके प्रोपोनेंट थे। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय पीपल डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंट। जो भी कुछ है, जो भी अवेलेबल है आपके पास, वो सब कुछ नए सिलेबस के लिए, ठीक है। जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, जो दिसंबर एग्जाम में आपका आने वाला है, वही सारी वीडियोस हैं। जितनी भी चीज़ें देखिए चैनल पे, जितने भी वीडियोस दिए गए हैं सारे आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सिर्फ आपको छोड़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स पे भी वीडियोस अवेलेबल थी तो उनको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जितनी भी प्लेलिस्ट हैं सब आपको पढ़ने हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पेपर 1 आपको सब पढ़ना है और जो भी आपका सब्जेक्ट है अगर वहाँ उसकी वीडियोज़ है तो वो आपको पढ़नी है। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज मॉरिसन। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और उसके अलावा मैनेजमेंट की क्लासेस, दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। साइकोलॉजी की क्लास अभी नहीं हुई है स्टार्ट, ठीक है। अगर 100 स्टूडेंट्स होंगे आपके सब्जेक्ट में तो ही वो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, और वो भी जुलाई के बाद, क्योंकि अभी हम लोगों ने उस पर कोई भी इंस्ट्रक्टर को नहीं हायर किया है। दिस इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट साक्षी, तो आप सबसे पहले सिलेबस को रेफर कीजिए, ठीक है। आपको सारी लाइव क्लासेस भी पढ़नी है और प्लस जो आपका बेसिक वीडियोस हैं वो भी आपको पढ़ना है। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज हंट। हंट ने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग दिया था। तो ये आज आपके 7 क्वेश्चन थे। मैंने आपको बोला कि मैं 10 क्वेश्चन नहीं ला पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्लास को पोस्टपोन करने से बेटर है कि मैं क्लास ले लूँ शेड्यूल टाइम पे। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं प्लीज़ बता दीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है वो भी बता दीजिए, एंड अपने फाइनल स्कोर जो है आउट ऑफ 7 आप शेयर कर दीजिए। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है? करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है वीडियो देना। मैंने 2 वीडियोस दी हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन की, उनको आप पढ़ लीजिए और धीरे धीरे करके आपकी और ज़्यादा करंट अफेयर्स आएंगी। पीपल एंड एनवायरनमेंट में जो भी करंट अफेयर्स होगी वो मैं आपको जुलाई के एंड में दूंगी, क्योंकि मैं मतलब उस चीज़ को एनालाइज करूँगी कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, हम बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, क्योंकि उतने ज़्यादा लेवल पे नहीं कवर किया था इन्होंने करंट अफेयर को, और वो भी हम पीपल एंड एनवायरनमेंट जो है उसको कम पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन के करंट अफेयर्स को जैसे हमने पहले पढ़ा था उसी हिसाब से पढ़ेंगे। कंप्यूटर की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। सोशियोलॉजी की क्लासेस अभी नहीं होंगी, ठीक है। साइकोलॉजी की क्लास, देखिए आप लोग खुद समझिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक पेड प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। जब तक आपके ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं होंगे, तब तक हम किसी को हायर कैसे कर सकते हैं? आपको खुद सोचना चाहिए कि हमें जिनको भी हम हायर करते हैं उनको हमें पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम उन्हीं सब्जेक्ट को कवर करते हैं जिस पे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट कवर किया जाए
ज़्यादा व्यूज़ होंगी तो ही आपका सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप और लोगों को शेयर कीजिए और लोगों को आप चैनल को बताइए कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास होती है, ठीक है, या जो भी लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, मंजू के 7 आउट ऑफ 7 हैं, वेरी गुड मंजू। जिनके 7 आउट ऑफ 7 हैं मैं सिर्फ उनका ही नाम ले रही हूँ। नेहा के 7 हैं, श्वेता के 7 हैं, अनु के 7 हैं, ओके दैट्स गुड। जबीर राशिद के 7 हैं, स्वाति के 7 हैं, अंजलि के 7 हैं। देखिए आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि फर्स्ट टाइम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग जाइए, जो चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट है, आप अपना सिलेबस उठा दीजिए, उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक आप कवर कीजिए और उस पर जो बेस्ड MCQs हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो उन MCQs को आप देन फॉलो कीजिए और सॉल्व कीजिए। और आप अगर लाइव क्लास में आएंगे तो कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी और आप पढ़ेंगे ही, ठीक है। स्वाति के 7 हैं, प्रवाश के 7 हैं, मंजू के भी 7, ओके, अर्चना के 7 हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन करने हैं वो किस लेवल तक के करने हैं? देखिए बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के आपको नहीं करने हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल से मेरा मतलब है कैट के लेवल का। ऑफकोर्स आपको कैट के लेवल का नहीं पढ़ना है, बैंकिंग तक के लेवल का आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने कभी बैंकिंग के एग्जाम्स देखे हो तो वो आपके मॉडरेट लेवल ऑफ रीजनिंग में आते हैं, वहाँ तक आपको पढ़ना है और इजी टू मॉडरेट तक आप पढ़ेंगे। बल्कि अब ये भी है कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना आप पढ़ सकते हैं, किस लेवल तक का पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई एंड एडवांस में मत चले जाइएगा, कैट के लेवल के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने आपको। कंप्यूटर क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कंप्यूटर की मेन कोर्स है, ठीक है। CS की अगर आप बात करें, कंप्यूटर साइंस की अगर आप बात करें तो मतलब 1-2 इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे बातचीत चल रही है। जैसे वो फाइनल हो जाएंगे तो हो सकता है कंप्यूटर की क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाए। अंकित के 7 हैं, ओके। पेपर 2 आप कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए कुछ भी स्टार्ट करना है आपको, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे आप पेपर 1 पढ़ने वाले हो, चाहे आप पेपर 2 पढ़ने वाले हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, सबसे पहले तो सिलेबस उठा लीजिए। सिलेबस में अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रही कि कौन सी यूनिट पढ़नी है तो यूनिट 1 से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके देखिए जिन स्टूडेंट को मैं यही बार बार बोल रही हूँ, अगर आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि अभी चैनल पे नहीं कवर किए गए हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा स्टूडेंट हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। अगर किसी सब्जेक्ट में 1 या 2 स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हम क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका कोई भी जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो सारे नॉन पेड हैं, कुछ भी पेड नहीं है, अनपेड हैं सारे। तो ऑफकोर्स आपको जो स्टूडेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम कंटेंट डेवलप करते हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करिए। देखिए मैं ट्राई करूँगी जुलाई के बाद दोबारा से रिक्रूटमेंट करने को, हायरिंग करने को। अभी कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्टर मुझे नहीं मिल पाया है तो अभी मैंने क्लासेस स्टार्ट नहीं कराया। राधा तिवारी पूछ रही है कि पुराना करंट अफेयर क्यों नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है राधा? करंट अफेयर्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ नई हो, ठीक है, जो आपका एग्जाम हो चुका है उसके बाद का जितना कुछ है वही आप पढ़ेंगे, वही आपका करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। आप अगर पुराना पढ़ेंगे तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको पढ़ना क्या क्या है, जितनी चीज़ें सिर्फ नई होंगी, मतलब जून के बाद से जितनी चीज़ें आई हैं आपकी, या आपका पेपर सेट होने के बाद से जितनी चीज़ें आई हैं उतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है। पुराने में सिर्फ आप 1-2 टॉपिक जो बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंस वाली चीज़ रहेगी वो आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैम ये फ्री क्लास है क्या? महिमा अभी तक आपने कुछ पेमेंट किया है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये सारी चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। जो भी नोट्स आप पा रहे हैं वो आपके पेड होंगे। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको पेमेंट करनी होगी। जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी वो सारी फ्री होंगी। होम साइंस के क्लासेस और कोर्सेज आपके अपलोड होंगे, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए सब लोग। आपकी क्लासेस जो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं वो क्लासेस के वीडियो आपके आते रहेंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है एक दिन में बहुत सारी वीडियोस अपलोड करना, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ड्यूरेशन हम लोग को प्रोवाइड किया कीजिए। ओके सौम्या के 7 मार्क्स हैं।
मैम कल भी यही रिपीट होगा क्या? क्या दीप, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पेपर वन शुड बी स्टार्ट फॉर सेल्फ स्टडी? तो मतलब ईशा, ऑफकोर्स आपको हर जगह सेल्फ स्टडी करनी है। कोई भी आपकी यूनिट है उस सारी ही यूनिट में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकते हैं एग्जाम से पहले उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। बट अगर आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको आरसी में देनी चाहिए, डीआई में देनी चाहिए एंड मैथ्स। ऑफकोर्स ये तीन ऐसी है मतलब यूनिट जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस आपको वहाँ पे परफेक्ट बनाएगी, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में। तो इन 3 यूनिट पे स्पेशल आपको कंसंट्रेट करना है और उस पर सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है या प्रैक्टिस करनी है। इकोनॉमिक्स की क्लास ऑलरेडी चल रही है। अनसीन पैसेज का लेवल कैसा होता है? देखिए डिपेंड करता है आपके एग्जाम के ऊपर। इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें कई ऐसे शिफ्ट में पेपर थे जिसमें अनसीन जो पैसेज था या जिसको हम आरसी बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो काफ़ी इजी आया था। किसी जो बाद के शिफ्ट आए हैं उसमें थोड़ा टफ भी हो गया था, मॉडरेट लेवल ही था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मॉडरेट लेवल के आरसीज आते हैं। उसके लिए जो एडिटोरियल सेक्शन है वो आपको सॉल्व करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आरसी को सॉल्व करना है, वो वीडियो आप देख लीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट आपकी आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। जो हायर एजुकेशन का पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है उसमें करंट अफेयर्स कवर होगा। ये श्रद्धा राणा का क्वेश्चन है। देखिए हायर एजुकेशन में जो पॉलिसीज़ वाला पार्ट है उसमें इस बार ऐसा हुआ था कि उसमें जो मतलब नए जो आर्टिकल हुए हैं, मतलब कवर हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें आए थे। तो वो सारा कुछ मैं कवर करूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना करंट अफेयर्स होगा आपका वो सारा कुछ कवर किया जाएगा, चाहे वो पॉलिसीज से रिलेटेड हो, आई मीन पॉलिटी से रिलेटेड हो, या फिर वो आपके हायर एजुकेशन के किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो। इकोनॉमिक्स की क्लास ऑलरेडी चैनल पे है महिमा, आप देख लीजिए। यस मैं जैबी, मैं ऑफकोर्स उसको मुझे कवर करवाना है, फिश बॉल मेथड। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाया है, तो आपको जब भी मतलब आप कहीं पे भी ना कमेंट कर दिया कीजिए, आप कहीं पे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उसको नोट डाउन कर लूँगी कि मुझे इस पर वीडियो प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी कवर करूँ। क्लास में जो हो रहा है और नोट्स में क्या फ़र्क है? देखिए 90% चीज़ें जो होती है वो क्लास में बताई जाती हैं। 10% ऐसी चीज़ें होती हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके नोट्स में कवर होता है, क्योंकि हर एक चीज़ हम क्लास में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट नोट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपकी कवर की जाती हैं। तो नोट्स अगेन इलेबोरेटेड वे है क्लास का। देवीना, जो पिछली बार आपने नोट्स लिए थे वैसे ही नोट्स हैं, ठीक है। जो अपडेटेड और जो जितनी ज़्यादा अपडेटेड होंगे वो मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आपने प्रीवियसली आपने लिए हुए हैं जून के लिए, क्योंकि देखिए सिलेबस दोबारा चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो मैं आपको जितना भी अपडेटेड चीज़ होगा वो जो मैं अपडेटेड की बात कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका एग्जाम के 1 मंथ पहले तक, ठीक है। जितना भी आपका अपडेटेड होगा या ऐसा होगा जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह सारे कुछ इंक्लूड होंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो वो मैं एडिशनल नोट्स प्रोवाइड करूंगी, वो आप परचेज कर लीजिएगा उस टाइम पे। तो अगर आपने ऑलरेडी नोट्स परचेज किया हुआ है तो अभी जो नोट्स अवेलेबल है उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट्स नहीं परचेज किए थे जून में, देन आपको नोट्स परचेज करना चाहिए। जाहिद बोल रहे हैं कि मैम स्क्रोलिंग की बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, मुझे अगर नेट वाले मिलेंगे तो मैं उनको बोल दूंगी कि स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, एंड वी होप कि स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम अब नहीं होगी, क्योंकि शिफ्ट 1 और 2 में स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, एंड बाद की जो शिफ्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो वी कैन जस्ट होप कि हम ये जो स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम है वो एनडीए नेट इसको सुधारें। मैम वेयर वी कैन परचेज नोट्स, साक्षी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसको आपको फॉलो करना है। अदरवाइज आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक पोस्ट कर दूंगी। इकोनॉमिक्स के नोट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है।
देखिए नोट्स की जो बात आप बाकी पेपर के लिए बोल रहे हैं, पेपर 2 के लिए, एक चीज़ और है, मुझे ये भी जानना था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि इतना ज़्यादा देखिए मैं जितने भी नोट्स प्रोवाइड करती हूँ वो टाइप वाले नोट्स होते हैं, टाइप करके फिर हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। पेपर 2 आपके हर सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा वास्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा चाहता है कि उसको नोट्स चाहिए चाहिए पेपर 2 के, तो वो क्या कर सकता है, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। हम किसी JRF क्वालिफाइड पर्सन से उसके नोट्स लेकर आपको दे सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। अगेन वो नोट्स पेड होंगे, क्योंकि जिनसे भी हम लेंगे हम उनको भी पेमेंट करके ही लेंगे, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, तो हैंड रिटन नोट्स में शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अवेलेबल करा सकती हूँ, बट अगर आपको टाइप्ड नोट्स चाहिए तो अगेन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइप करना और हर एक चीज़ पब्लिश करना वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा हो जिसको भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए पेपर 2 के और कंफर्म चाहिए, ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम JRF जो अप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी JRF क्वालिफाई किया है, तो उनके नोट्स आपके रिलायबल होंगे, तो उनसे हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, कॉमर्स का न्यूमेरिकल पोर्शन अभी नहीं चल रहा है, बट आगे कवर होगा। चलिए, आई होप आप लोग की क्वेरी सॉल्व हो गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।